आज क्या टॉपिक करना है भाई हमें? मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। देखते हैं अब कैसे बनाएंगे इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट कैसी होगी ये पहले बता देता हूं मैं। इसमें क्या होंगे? ए आई जे कोई एलिमेंट्स होंगे ना, इसके एंट्रीज होगी मैट्रिक्स की। उसको किस प्रकार से लिखेंगे हम? ए आई जे आएगा मेरे पास ये अल्फा जे इंटू अल्फा आई, ठीक है। और ये क्या होगा? कोई बेसिस होगा जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर ये इनर प्रोडक्ट लग रहा है। इसको लिखो, इफ VF is a vector space of dimension is equal to n, ठीक है। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कोई। वेक्टर स्पेस कैसा है? ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट है, ये इक्विप्ड होगा उससे, तभी तो मैट्रिक्स बनाएंगे इनर प्रोडक्ट को। ये ऐसा कोई वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन है n। इफ ये क्या है? बेसिस है v का। ये क्या दे रखा है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इस टाइप का बेसिस है कोई। और ये bn ordered basis of VF, then matrix of inner product with respect to given basis is A is equal to Aij, और कितने की होगी? n क्रॉस n की होगी, ठीक है। n क्रॉस n की होगी और इसके अंदर एंट्रीज किस टाइप की होगी भाई? वेयर Aij is equal to अल्फा j अल्फा i का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स A किस टाइप की दिखेगी मुझे? फर्स्ट एंट्री पे क्या होगा भाई? यहाँ पे अल्फा 1 ऐसा ही होगा कुछ। यहाँ पे क्या होगा? अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा n अल्फा 1, इस टाइप से होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा फिर? अल्फा 1 अल्फा 2। आई बात समझ में? अब तो लिख लेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? अल्फा 1 अल्फा n। तो इन सब के पास क्या है? ये नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर है ना। ये नॉर्म करवाया था कल। ये नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर ही तो नजर आ रहा है मुझे। ये किसका है? नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर है। ये नॉर्म ऑफ अल्फा n का स्क्वायर है। मैट्रिक्स इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन लेके करते हैं, उससे समझ में आएगा, जो अगला नोट लिखवाने वाला हूं। अब अगर क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन 1 लिख लो इसको। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ IPS C ओवर C3 ओवर C है भाई। अब इनको तो जानेंगे ना हम। C3 ओवर C आते ही क्या करें? 3 टपल का आएगा ना कोई, ये एंट्रीज कॉम्प्लेक्स में से आएंगे जिसकी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B is equal to 1 iota 0 1 माइनस आइटा 0, यहाँ पे आएगा भाई 0 1 आइटा। इस टाइप से होगा। मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ
इसको क्या कहते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, इसको अल्फा 3 मान लेता हूं मैं, अगर मानता हूं मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी ना कोई, यहाँ 1 आइटा 0 लिख लेता हूं मैं, यहाँ लिख लेता हूं 1 माइनस आइटा 0 और 0 1 आइटा। इस टाइप से होगी। ये 1 1 निकालना है मुझे, A11 बताओ कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लूंगा ना मैं, इसका आएगा 1 प्लस आयटा इंटू आयटा का कंजुगेट, आयटा इंटू माइनस आयटा आएगा ना। अच्छा ये बात आई समझ में, माइनस आयटा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस आयटा स्क्वायर प्लस 0 0 है ना, ये तो 0 इंटू 0 0 आता है, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। अभी इसको 2 लिख देता हूं। इसमें क्या करूंगा, मुझे A12 निकालना है तो अल्फा 21 निकालूंगा ना, ऐसे अल्फा 2 अल्फा 1 निकालूंगा ना। इसको बताओ फिर कैसे करूंगा मैं, अल्फा 2 ये है, अल्फा 1 ये है, 1 इंटू 1 1 माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ये तो 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये क्या आ गया अपना 0। ठीक है, ऐसे ही A13 निकालूंगा तो क्या करूंगा, यहां कर दूंगा मैं 1 3, यहां 3, यहां 1, इसको करूंगा 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस आयटा, बाकी सारा 0 है ही। ऐसे करूंगा कुछ, सारे निकालूंगा तो ये आ जाएंगे कुछ मेरे 0 2 आयटा 2 ओनली 2 आयटा ठीक है। मैट्रिक्स तो निकाल दोगे ना, ये तो इसी है निकालना, इतनी बड़ी बात है। मैट्रिक्स निकलने के बाद अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं यहाँ पे कि किस टाइप की मैट्रिक्स दिख रही है मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये 0 और 0 सेम है ना, ये माइनस आयटा, ये आयटा इसके कंजुगेट के बराबर है, ये इसके कंजुगेट के बराबर है, ऐसा ही दिख रहा है ना मेरे को। तो ये कैसा होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में नहीं होता ऐसा। हर्मिशियन मैट्रिक्स में किस टाइप की होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A थीटा, इसका थीटा करोगे तो यही आएगा ना। अब मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये नोट लिखवाना चाहता था मैं। और दूसरी बात क्या है, अगर मैं जनरल लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसकी टर्म्स में, इनर प्रोडक्ट की टर्म्स में यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 1 नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं बदल नहीं रहा था वो, अगर आप उसकी देखोगे तो ए आई जे इस टाइप का लिख रखा था मैंने, ए आई जे इज इक्वल टू अल्फा जे कोमा अल्फा आई, ये था ना। यहाँ पे कर भी मैं इसी टाइप से रहा था, 2 इंटू 1 नहीं कर रहा था, 3 इंटू 1 नहीं कर रहा था 1 3 निकालने के लिए। और यहाँ पे जो y बैठा होगा उसको कैसे निकालूंगा मैं, इसको निकालूंगा मैं कैसे बताओ, 1 अल्फा 1 2 ऐसे निकालूंगा ना। ये कौन है भाई, A21, ये कौन है A12, ठीक है। इसका और इसमें कोई रिलेशन है, इसमें और इसमें कोई रिलेशन हो तो बताओ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है मैं बताता हूं। अल्फा 2 को अल्फा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी लिखूंगा, अल्फा 1 अल्फा 2 पूरे का कंजुगेट। तो इसमें क्या रिलेशन है भाई, A12 इज इक्वल टू A21 का कंजुगेट है ना ये। इसी तरीके से ऐसे A31 A13 का कंजुगेट आ जाएगा, ऐसा ही होता है। और जब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन ही है ना, Aij इज इक्वल टू Aij AJI का कंजुगेट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की होती है ये। तो मैं लिख सकता हूं ना
मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगर ये हर्मिशियन है, हर्मिशियन क्यों आई है ये, क्योंकि मैंने ये क्या लिख रखा था, फील्ड क्या ले रखी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखी थी ना। अगर मैं फील्ड को रियल नंबर ले लेता हूँ तो सिमेट्रिक आ जाएगी ना। रियल नंबर लेंगे तो यहाँ रियल जहाँ रियल आएंगे, एक दूसरे के बराबर कंजुगेट करेंगे तो आएंगे, कंजुगेट तो सेम ही होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, मैट्रिक्स ऑफ, एक और नोट लिख दूंगा, ठीक है। रियल भी लिख देता हूं इसको। ये जब रियल फील्ड होती है तो यही बोलते हैं ना उसको, और जब कॉम्प्लेक्स फील्ड होती है तो वेक्टर स्पेस को क्या बोलते हैं, यूनिटरी स्पेस। अब एक थ्योरम लिखो, थ्योरम क्या कहती है, मैट्रिक्स ऑफ यूक्लिडियन स्पेस is always positive definite with respect to any ordered basis। पहले निकालेंगे मैट्रिक्स तो ordered basis पे निकालेंगे ना किसी पे। पॉजिटिव डेफिनेट को नहीं लिखना पीछे, आखिरी में लिख देंगे, एक ही बात है ना, इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, इसका मतलब इसकी कोई भी मैट्रिक्स आएगी, अगर ये फील्ड क्या है, रियल है, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। अब इसका मतलब मैट्रिक्स चेक करना आ जाएगा हमें। अगर ये कुछ कह रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, उसमें सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक होना तो मस्ट है ना उसमें, ऑलवेज हर्मिशियन है, ऑलवेज सिमेट्रिक है तो मस्ट है। फिर चेक कर लेंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट बनती है या नहीं बनती, यही पहले करते थे हम। क्वेश्चन 1 लिखा था ना वो, इस क्वेश्चन 2 लिख लो। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, इसका मतलब क्या है, ए कोई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है सच दैट ए आई जे क्या दे रखा है भाई मुझे, ये दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ आई एक्स इंटू एफ जे एक्स डी एक्स, वेयर एफ आई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर आई माइनस 1 और ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 जाएगा एन तक। ये है, अगर आई 0 1 और एन तक जाएगा तो भाई ये किसकी आ जाएगी, एन, ठीक है वो बाद की बात। देन रखा होगा ना, देन A is positive definite, दूसरा है नॉन नेगेटिव डेफिनेट, तीसरा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, चौथा है नन। सबसे पहले तो ये बताओ, ये मैट्रिक्स बना सकते हो क्या, सब कुछ ही तो डिफाइन कर दिया इसमें।
n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंट्रीज इस टाइप की है, और एफ आई जे क्या है, ये है, और आई एफ जे एक्स 1 से ही आएगी ये, क्योंकि फिर तो ये n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 की भी बन जाएगी ना मैट्रिक्स, 1 to n है। निकाल नहीं सकते, बताओ कैसे निकालोगे? A11 एंट्री जो है वो किसके बराबर होगी भाई? f1x इंटू f1x dx, इसका इंटीग्रेशन। A12 करेंगे तो फिर वो इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। सबसे पहले तो मैट्रिक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? और ये क्या है, पहले तो ये बताओ कि ये जो दे रखा है मुझे, ये जाना पहचाना लग रहा है कुछ? क्या है ये? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट नहीं लग रहा ये जो है ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ना, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शंस का। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बताओ। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेऊंगा मैं, तो ये तो पॉलिनोमियल बनेगा ना कोई। x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा काम। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना ये तो एक किस्म से। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या होगा, अगर ए में वैसे भी बनाऊंगा तो ए किस टाइप की दिखेगी मुझे नजर आएगी? ए नजर आएगी भाई मुझे यहाँ पे, तो इनर प्रोडक्ट होगा x की पावर 0, x की पावर 0 का होगा ना ये। यहाँ पे क्या नजर आएगा मेरे को? ये आएगा भाई x की पावर 1 और x की पावर 2, ऐसे होगा ना कुछ। A12 1 2, तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। या फिर ये जे आई का लक्ष्य है, आई 1 2 होगा तो फिर यहाँ पे 0 1 आएगा ना, क्योंकि A12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इसके हिसाब से चलूंगा मैं। x की पावर 1 minus 1 इंटू x की पावर 1 minus 1 ऐसे होगा। ऐसे होगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा 1, ये dx नहीं रहता। और ये क्या दिख रहा है मुझे? इनर प्रोडक्ट स्पेस किसका? x की पावर 0 और x की पावर 1 का। ये इस टाइप से हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, आगे भी ऐसे लिखता रहूंगा। ये आएगा भाई x की पावर 0, ये तो बदलेगा ही नहीं ना। i 1 तो बदलेगा नहीं, 2 3 4 5 होता रहेगा। यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा? x की पावर, यहाँ पे अगर A1n आ गया तो बताओ क्या आएगा? x की पावर 0 आएगी। ये इसकी जगह क्या आएगा भाई? i माइनस 1 था, i की वैल्यू n ले ली, n माइनस 1। इस टाइप से चलेगा काम। अब यहाँ पे भी ऐसे लिख देता हूं मैं, x की पावर 1 कोमा इस टाइप से होगा ना। तो यहाँ पे तो समझ में आएगा ना। ये मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत है तो बताओ? अब ये एक हिसाब से मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ही है ना। अगर नहीं है तो क्या उसका ट्रांसपोज है? नहीं तो बस उसी के बराबर है ये। अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट निकालता, पहली बात तो जो ये है इसमें क्या किस टाइप की एंट्री है भाई? इसमें एंट्रीज है सारी x की पावर 0, x1, x2, x क्यूब, x की पावर n, इस टाइप की एंट्री है ना इसके अंदर। x की पावर 0 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 लिख सकता हूं, ठीक है। x की पावर 1 को x लिख सकता हूं। ये किसका बेसिस है? PNR का बेसिस है ना तो। या फिर अगर मेरे को फील्ड दे भी नहीं रखी तो PNF का बेसिस है ना कुछ इसी टाइप से है। फील्ड दे नहीं रखी तो हम इसको PNF मान लेते हैं, इसका बेसिस है। अब इस बेसिस के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट? इनर प्रोडक्ट। मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट होगी ना तो, बस उसका ट्रांसपोज कर रखा है।
क्वेश्चन में क्या जरूरत है हमें, पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव ट्रांसपोज करने के बाद पॉजिटिव डेफिनेटनेस में, आइगन वैल्यूज में, इनमें तो कोई फर्क वैसे भी नहीं आएगा। तो अब बताओ, अब मुझे क्या पता है, ये जो मैट्रिक्स कोई भी आती है इनर प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, पॉजिटिव डेफिनेट होती है ना वो। इसको क्या कर दूंगा मैं, ठीक कर दूंगा। नॉन नेगेटिव डेफिनेट से हमें क्या मतलब है बताओ, कैसी आइगन वैल्यूज होनी चाहिए उसकी, या तो पॉजिटिव या जीरो। तो जो भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है उन सभी को मैं नॉन नेगेटिव डेफिनेट तो बोल ही सकता हूं, इसको भी ठीक कर दूंगा। ये क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने दो हो गए थे क्या अपने, 3 देखो। इसमें क्या दे रखा है, बीटा 1 दे रखा है, बेसिस इफ B1 दे रखा है कुछ मुझे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इस टाइप का दे रखा है। इसे बेसिस ऑफ B5R, 5 तक ही दे रखा है क्या, ठीक है। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 इज बेसिस ऑफ B5R, ठीक है। एंड इफ बी कोई बेसिस दे रखा है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 5, वेयर बी आई इज इक्वल टू, बी आई किस टाइप से दे रखा है, बी आई का मतलब क्या है, आई में 1 2 3 4 5 पुट करता जाऊंगा और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इनकी वैल्यू आती जाएगी ना। तो बीटा आई किस टाइप से दे रखा है भाई, ये दे रखा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा आई, इस टाइप का, ठीक है। पूछ क्या रखा है, आई की वैल्यू है भाई 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पूछ क्या रखा अब, देन इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ V5R विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑफ V5R, ए इज इनर प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट आएगा ना यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू बी, बी कौन सा है भाई, ये बेसिस ये वाला है ना, इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स दे रखी है। क्या करा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, पिछली ही क्वेश्चन था ना जो, पिछला क्वेश्चन जो था हमारा, वे ही ऑप्शन है चारों, वे ऑप्शन बताने कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ये तो कोई क्वेश्चन वैसे हुआ नहीं फिर तो। V5R एक इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और ये कोई बेसिस है। अच्छा चेक ये करना भाई, ये बेसिस होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये चीज चेक करनी है। अगर ये बेसिस हो गया तो विद रिस्पेक्ट टू बी दे रखा है ना, बस बेसिस में दे रखा, अगर ये बेसिस है तो जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव डेफिनेट आएगी। ये बेसिस चेक करना आता है या नहीं आता हमको। बी को क्या लिखूंगा मैं बताओ, बीटा 1, बीटा 1 का मतलब अल्फा 1, बीटा 2 को क्या लिखूंगा मैं, बीटा 3 को क्या लिखूंगा मैं, बीटा 4 को, और 5 वाले को, इस टाइप से लिखूंगा। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसका डिपेंडेंसी चेक करोगे, इसकी कैसे करोगे, 5 वेक्टर दे रखे हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 आपस में क्या है, लाई है। चेक कर कैसे करते हैं इसकी, कोई इसको रोज में लिख लूंगा ना मैं, अल्फा 1 0 0 अल्फा 1 अल्फा 2 0, और बल्कि 1 लिखूंगा ना यहाँ पे, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0। ये तो है LI, ठीक है, LI होंगे क्योंकि इसका पूरे डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। LI होंगी, LI होंगी तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी मुझे पॉजिटिव डेफिनेट होगी।
पॉजिटिव डेफिनेट होगी, सारी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव होंगी, और नॉन नेगेटिव डेफिनेट तो ऑब्वियसली होगी। एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ, ये क्वेश्चन तो क्या है, ये रिजल्ट ही है एक किस्म से, इसको नोट लिख लो। नोट में क्या लिखूंगा मैं, इफ वी आर इज एन यूक्लिडियन स्पेस देन S is equal to alpha beta is Li, ये किसका सबसेट है, V का सबसेट है भाई, ठीक है। Li if and only if, ये आएगा भाई नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर is positive definite, ठीक है। इसका इस नोट से क्या पता चलता है मुझे, इस नोट से ये पता चलता है मुझे, अगर कोई भी मैट्रिक्स, ये कोई भी वेक्टर स्पेस होगा V ऑफ R, इसका मुझे ना तो बेसिस पता, इसके अंदर कितने एलिमेंट है इसके बेसिस में, ना कुछ और पता, बस ये क्या पता है मुझे, ये दोनों एलिमेंट दे दिए कोई उठा के अल्फा बीटा, और वो Li चेक करने होंगे, तो ये मैट्रिक्स लगाऊंगा मैं, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मिली तो कह दूंगा ये Li है, नहीं तो ये Li नहीं, ये तो भाई है ना, ठीक है, Li है, ये तो Li होंगे ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डेफिनेट आएगी आएगी, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स ही तो है ये। अगर ये वी आर क्या दो Li हैं, इनके बेस पे ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट आ गई तो Li होंगे ना ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि भाई हमें क्या दे देते हैं, S इज इक्वल टू 2 वेक्टर दे देते हैं और कहते हैं Li है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, जो वेक्टर 12वीं क्लास में वेक्टर किए थे हमने, उसमें क्या किया था हमने, 12वीं क्लास में जो वेक्टर किए थे ए कैप जे कैप के कैप, उसमें एंगल में निकालते थे ना हम किसी तरीके से, क्या फॉर्मूला था उस एंगल निकालने का, बताना एक बार। उसमें था अगर मेरे पास ए एंड बी दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में जो एंगल निकालेंगे, अगर उसको मैं थीटा मानता हूं तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या था भाई, अब बताओ, ए डॉट बी बाय में उसके मॉडुलस था ना उसका, ए डॉट बी क्या उसका क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस टाइप से निकालते थे ना, याद हो तो। उसी तरीके से इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे अगर दो वेक्टर के बीच में, तो इसी तरीके से निकालेंगे। बस ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट की जगह तो आ जाएगा इनर प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब दो वेक्टर दे देना मेरे को, अल्फा और ये बीटा, अब इसका तो प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है ना, ये याद कर लेना बस, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, प्रूफ कराएंगे बस, वो स्वार्थ इनइक्वालिटी से आगे प्रूफ हो जाएगा ये। वैसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अब अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर हैं V से, ठीक है, V ओवर F से मान लो वेक्टर स्पेस है, इससे ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या होगा भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू बाय में नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बात करते थे फिर हम, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं आपस में, ऐसे इस टाइप के काम करते थे ना कुछ हम,
तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते थे उस टाइम बताओ, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था। -1 थोड़ी, कोस जो है 90 पे क्या होता है भाई, जीरो नहीं होता कोस 90। परपेंडिकुलर दो वेक्टर कब होते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होता है। कोस इसका मतलब अगर कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा बीटा वर्ग में, ये आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। ये जीरो हो नहीं सकती, नीचे वाली हो सकती है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये पता हमें। नेगेटिव भी नहीं हो सकता ये, क्यों नहीं हो सकता बताओ नेगेटिव, क्योंकि नॉर्म है तो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी लग जाएगी ना यहाँ पे। तो इसको छोड़ते हैं, तो ये तो ना तो नेगेटिव हो सकता ना जीरो हो सकता, ठीक है। ये कैसा है हमारा, जीरो है टोटली ही। ये इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं फिर हम, अगर ये जीरो है तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, इतना ही कह सकते हैं बस। अब हम तो क्या कह देंगे, अब हम दो जो ये वेक्टर हैं अल्फा और ये बीटा आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब उनका आपस में इनर प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो। आई बात समझ में। अब लिखते हैं इसका, पहले तो एंगल निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर, x and x square from VR भी क्या दे रखा है, P3R दे रखा है ना ये, where VR is equal to this is this। एंगल बताओ कैसे निकालोगे। अब ये क्या है, अल्फा मान लो इसको, इसको क्या मान लेता हूं मैं, बीटा मान लेता हूं। कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ये क्या आएगा भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये दो दे दिए मुझे, और ये किस टाइप के हैं, ये P3R तो पॉलिनोमियल है ना कोई। अब पॉलिनोमियल का मैं इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में से कौन सा फॉर्मूला उठा के लाऊंगा मैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जब लिखे थे, कंटीन्यूअस फंक्शन वाला लेके आऊंगा ना। जब हमने स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लिखे थे उसके अंदर पहले क्या किया था हमने, किसके अंदर होना चाहिए भाई, ये RNR CNC उनके किए थे ना, और उसके बाद मतलब क्या किया था, M क्रॉस N ओवर R ओवर C, और क्या किया था, कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन R एंड C, इस टाइप का किया था ना हमने। तो कोई भी अगर मैं अब ये लेना चाहूंगा तो सबसे पहले तो इन सिर्फ इन्हीं के ऊपर जाएंगे ना, बाकी तो बाद की बात है, कोई आता भी है तो ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है ना। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका इनर प्रोडक्ट लेना है, उनका नॉर्म लेना है। इसका कोई फॉर्मूला है तो बताओ, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बता दो इसका क्या है। इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके 1 तक, x इंटू एक्स स्क्वेयर dx। अब ये यूक्लिडियन स्पेस है, क्योंकि रियल में से आ रहा है तो कॉन्जुगेट का तो कोई फंड ही नहीं रहेगा ना यहाँ पे। नॉर्म का क्या फॉर्मूला है वो बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू एक्स dx इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर dx, ये आएगा भाई, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक काम चल रहा है ना अपना। अब इसमें बताओ इसका क्या लिखूं मैं, इसको लिखूंगा मैं x³ 3, ये हाँ x³ आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट करूंगा तो 1/3 आएगा। इसको लिख देता हूँ 1/3 y, इसको करूंगा मैं 1/2, 1/2 1/5 आएगा ना ये तो, अच्छा हाँ ना भाई, इसका भी 1/3 आएगा भाई, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/3, और ये आएगा 1/5। क्यों, ये मल्टीप्लाई भी तो करेंगे हम, x की पावर 4/4 आएगा ना इसका। तो अब इसको कर दो, इसको कैसे करोगे, अब 15/4 आ जाएगा ना आंसर इसका। तो इसका मतलब cos थीटा मेरे पास क्या आ गया, 15/4, थीटा मेरे पास क्या आ गया, cos इनवर्स 15/4।
आई बात समझ में? अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, अगर दो वेक्टर दे रखे होंगे किसी वेक्टर स्पेस के अंदर से, तो आप उसका एंगल बता दोगे उनके बीच में क्या है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना हमें, जो प्लस 2 में करते आते थे हम। बस वहां पे क्या था, डॉट प्रोडक्ट की जगह इनर प्रोडक्ट लिख देना है, और ये क्या, इसकी जगह नॉर्म लिख देना है नीचे मैग्नीट्यूड की जगह। अब एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ये खुद करके लाना, ठीक है। ये लिखो, एंगल बिटवीन A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 A, B इज इक्वल टू 1 2 3 A A A। इन दोनों के बीच में एंगल बताना, बता दोगे ना? तो इन दोनों के बीच में एंगल M3 to R में से है, ये बता भी देता हूं मैं। AB बिलोंग टू M3 क्लोज टू R, ठीक है, बता दोगे? अब लिखो डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब जो टॉपिक शुरू होगा ना इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑर्थोगोनल जब शुरू हो जाता है ना, उसके बाद आते हैं, ये आएगा कुछ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना शुरू करना कि अब लिखते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लिख दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेक्टर्स लिखा हुआ है, इससे तो बहुत पहले की जान पहचान है ना अपनी। ये तो जब वेक्टर स्पेस किया था तब से ही जान पहचान है। इससे तो इसका मतलब ये तो क्या होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट होंगे वेक्टर स्पेस के ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल इसके साथ में लग गया तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे बस ये, और ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। इतना ही काम है इनका। दो वेक्टर उठा लाए, 3 उठा लाए, 4 उठा लाए, उनको कह दिया ऑर्थोगोनल है या नहीं, उस टाइप से काम है ना। तो ये वेक्टर है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए वेक्टर अल्फा फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस VF इज ऑर्थोगोनल टू बीटा बिलोंग टू VF इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बस कहानी खत्म। इतनी सी डेफिनेशन है। अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल बताने हैं, उनका उठा के इनर प्रोडक्ट ले लो। अगर इनर प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ले लो। अगर वो 0 आ जाता है तो क्या कह देंगे, ऑर्थोगोनल है, नहीं तो वे ऑर्थोगोनल नहीं है। इतना कर लोगे। उसके बाद नोट लिखो। नोट में क्या लिखेंगे हम, द रिलेशन ऑर्थोगोनैलिटी ओवर वेक्टर्स इज सिमेट्रिक। ठीक है। इसका मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये रिलेशन करते हैं जब अल्फा बीटा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा इंप्लाइज बीटा इज ठीक है। ये नोट लिखा भाई, द रिलेशन ऑर्थोगोनैलिटी और वेक्टर स्पेस इज सिमेट्रिक। इसका मतलब अगर ऐसे बोल दूंगा ना, अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है तो बीटा अल्फा के भी ऑर्थोगोनल है, ये दोनों चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी। अब ये अगर मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा तो ये तो बेफालतू की बात होगी ना, इसको क्या प्रूफ करूं मैं। अल्फा बीटा अगर 0 दे रहा है, ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है बीटा अल्फा के कॉन्जुगेट के, ठीक है। इसका मतलब ये 0 दे दिया, इसका मतलब ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया,
ये इसका कोई ना कोई आया, क्या ना कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट हटा दूंगा मैं। अगर रियल में है तो इसका कॉन्जुगेट डायरेक्टली हटा दूंगा, 0 आ जाएगा। और दूसरी बात क्या, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये 0 के बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ये तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो भी 0 के बराबर है तो भी कॉन्जुगेट लगाऊं ना लगाऊं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, नोट लिखो। इस नोट में क्या लिखूंगा मैं, अब ये बिल्कुल ही बेसिक कॉमन सेंस की बात चल रही है। ये भाई अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा है तो बीटा ऑर्थोगोनल टू अल्फा होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब ये भी समझ लो आपकी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अल्फा अगर बीटा के परपेंडिकुलर है तो बीटा तो अल्फा के परपेंडिकुलर है ही है। ठीक है, अब ये नोट लिखता हूं मैं, 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ VF लिख देता हूं। ठीक है, ये तो कोई लिखने की बात थी नहीं। इसकी डेफिनेशन ही बोल रही है कि अल्फा के ऑर्थोगोनल वो होगा जिसका इनर प्रोडक्ट उसके साथ 0 हो जाएगा। 0 क्या करेगा, 0 करेगा अब किसी को ले आओ मेरे साथ इनर प्रोडक्ट करो, मैं 0 कर दूंगा उसको, तो 0 कर देगा। ठीक है, और इसी का एक और काउंटर पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 वेक्टर इज द ओनली वेक्टर ऑफ IPS ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा हूं मैं, अब ये भी एक प्रॉपर्टी है ना इसकी, ये तो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी से ही प्रूव कर देंगे हम अगर करना भी चाहेंगे तो। नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्फा इंटू अल्फा, ये अल्फा के साथ अल्फा का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। इज इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा अल्फा की क्या होगा, ऑर्थोगोनल। ये कब पॉसिबल है, बस अल्फा 0 तो 0 क्या है, ऐसा वेक्टर है जो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एक और नोट लिखो, इसमें क्या लिखेंगे हम, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 गोज टू अल्फा n आर orthogonal to beta, then a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 an alpha n is also orthogonal to beta। अब ये लिख रखा है मैंने, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 कितने भी, उनके ऑर्थोगोनल एक वेक्टर है कोई ये बीटा, ठीक है, ये वेक्टर इन सभी के ऑर्थोगोनल है तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के भी ऑर्थोगोनल होगा, यही कह रहा हूं ना मैं। तो अगर मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके साथ ऑर्थोगोनल करना चाहता हूं तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा भाई, वो उसका क्या कंडीशन है भाई, ये इनर प्रोडक्ट लूंगा मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n की किसके साथ लूंगा, बीटा के साथ। वो क्या आनी चाहिए मेरी, 0 आनी चाहिए। ठीक है, 0 आनी चाहिए, बाद में देखेंगे आर या नहीं आर। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये अगर इनर प्रोडक्ट है तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग करके लिख दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो मेरे को अलग अलग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको भाई, a1 को बाहर लिख दूंगा अल्फा 1 कोमा बीटा प्लस a2 को बाहर लिख दूंगा अल्फा 2 कोमा बीटा। ऐसे ही करूंगा मैं।
अब ये मुझे दे रखा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 सभी के साथ ये ऑर्थोगोनल है। अगर सभी के साथ ऑर्थोगोनल है तो अल्फा 1 और ये बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ये भी पता हमें, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। A1 इंटू 0, ये भी A1 इंटू कुछ भी होते हैं अपने जान में, है ना, ये 0 आ जाएगा टोटल, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। हेंस दिस विल बी ऑर्थोगोनल टू दिस। ठीक है, अब लिखते हैं हम ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें क्या लिखेंगे, जितने ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे उन सभी को इसके अंदर लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखूंगा मैं, ए सेट ऑफ वेक्टर्स एस मान लेता हूं उसको, अल्फा 1 अल्फा 2 ये जा रहा है अल्फा n तक। अब ये एल आई है, एल डी है, उसका कुछ नहीं बताया मैंने, कोई भी सेट उठा के दे दिया बस की। ठीक है, इज फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस VF is orthogonal set of vectors if alpha I 0, और एक और बात लिख दूंगा मैं, I not equal to J। ठीक है, किसी को भी किसी के साथ उठाओ, इनर प्रोडक्ट करो, 0 आएगा। ठीक है, अल्फा 1 को अल्फा n के साथ करो, अल्फा n को अल्फा 3 के साथ करो, अल्फा 1 को अल्फा 4 के साथ करो, आपस में क्या आएगा इनका इनर प्रोडक्ट 0। और ये शर्त क्या है, बस अल्फा 1 को अल्फा 1 के साथ मत करना। ठीक है, अल्फा 1 को अल्फा 1 के साथ करोगे तो 0 होगा तो 0 दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये तो लिखा है ना हमने, 0 वेक्टर इज द ओनली वेक्टर ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। अब ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर पहचानने हो गए। अगर मेरे को 3 दे रखे हैं वेक्टर, तीनों की क्या करूंगा मैं, आपस में क्या करके देखूंगा, ये इनर प्रोडक्ट 0 देता होगा तो ऑर्थोगोनल है आपस में, नहीं तो नहीं है। अब एक और थ्योरम लिखो, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस VF is linear independent। अब इसमें क्या मान लेता हूं मैं, क्या लिख रखा है, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स फ्रॉम दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट। मैं S मान लेता हूं, कोई भी क्या है, सेट है, ऑर्थोगोनल सेट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये है कोई ऑर्थोगोनल सेट है। इसका मतलब अल्फा 2 अल्फा 1 0, अल्फा 1 का सभी के साथ ये प्रोडक्ट करेंगे, इनर प्रोडक्ट तो 0 देगा। ठीक है, अब Li और Ld कब चेक करते हैं, Li और Ld चेक करते हैं तब हम तो ये चेक करते हैं ना, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस Cn अल्फा n इज इक्वल टू 0 कब होएगा, यही चेक करते हैं ना। अगर ये 0 सिर्फ एक कंडीशन पे होना चाहिए, सभी C1 C2 0 होने चाहिए, तब तो जाके हो जाता है Li, नहीं तो नहीं होता। ऐसा ही चेक करते हैं। अब अगर मुझे ये पता है कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है ये आपस में सभी, तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, अब अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसको तो किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट लूंगा तो 0 देना चाहिए। ठीक है, 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। अब इसके साथ दूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा भाई मैं बताओ, इसको लिखूंगा मैं अल्फा आई की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आता जाएगा ना। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं अल्फा 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा C1 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1, C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1। अब क्या होएगा C1 ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस C2 ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। अगर ये समीशन लेता हूं और मैं आई की वैल्यू 1 2 3 4 करता रहता हूं, Cn नॉर्म ऑफ अल्फा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कब होगा भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, C1 ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी क्यों, शुरू में ही नॉन 0 ले रखा है ना मैंने तो ये C1 C2 सभी को 0 होना पड़ेगा, तो ये Li होंगे। तो इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन और मिल चुकी है हमें, अगर कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल पूछ लेगा सबसे पहले तो उसको उठा के Li चेक कर लेंगे हम। आई बात समझ में? Li चेक करते ही अगर Li होंगे तो आगे की कहानी पता करेंगे, नहीं होंगे तो कह देंगे तू भाई अपने घर पे जा, तू तो है ही नहीं ऑर्थोगोनल। ये एक और बात लिखो, अब लिखो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज यूनिट वेक्टर। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ किसी वेक्टर के उसमें लेता था क्या होता था, इस टाइप करता था ना वो, उसको मैं अल्फा कैप लिखूं, ए कैप लिखता था और क्या लिखता था अल्फा बाय में, वहां पे बस क्या थी मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे नॉर्म आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है मान लेता हूं मैं, तो अगर मैं नॉर्म लेता हूं अल्फा बाय, ये क्या आएगा भाई नॉर्म ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा 1 आएगा ना ये तो। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यही तो बता रहा हूं, और तो कुछ कर भी नहीं रहे आप। यूनिट वेक्टर तो वही होते हैं ना जिनका नॉर्म 1 आता है, उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं हम। ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, अब ये नई डेफिनेशन है, ये और लिखो। अब पहले क्या किया था मैंने, ऑर्थोगोनल किया था ना। ऑर्थोगोनल की क्या डेफिनेशन थी ये बताओ। अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 कोई n वेक्टर उठा लिया मैंने वेक्टर स्पेस में से, और मैंने पूछ लिया ऑर्थोगोनल है या नहीं, उसकी क्या डेफिनेशन थी, सभी का क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए सबसे पहले ऑर्थोगोनल तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एस इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2 जितने भी हैं ये सभी यूनिट वेक्टर होने चाहिए। अगर इनका मैग्नीट्यूड, अगर इनका नॉर्म जो है वो कुछ भी अलग आ जाता है ना 1 से, तो उसको हम ऑर्थो नॉर्मल नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं, देखो अल्फा आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल अल्फा आई बिलोंग टू एस। ठीक है, ये पता लगा लोगे ना, इतना मुश्किल तो है नहीं। और दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई, ऑर्थो नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या चीज कॉमन है कि एल आई तो होनी चाहिए ना, ये एल आई नहीं होगा तो ऑर्थोगोनल ही नहीं होगा, ऑर्थोगोनल ही नहीं होगा तो ऑर्थो नॉर्मल तो कहां से हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी सेट देंगे ऑर्थोगोनल या ऑर्थो नॉर्मल चेक करेंगे, सबसे पहले तो उठा के एल आई चेक कर लेंगे, बाकी तो बाद का काम करेंगे हम। अब
अब एक क्वेश्चन था पीछे, क्वेश्चन लिखो फॉर व्हाट नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ A and B x belong to P1 is orthogonal to AX plus B। ये पूछ रखा है ना भाई, x कहां से आ रहा है, P1 में से आ रहा है, और ये AX प्लस B ये भी कोई P1 का ही एलिमेंट है वैसे तो। अब ये दोनों क्या पूछ रहा है, ऑर्थोगोनल कब होंगे आपस में। बेसिकली क्या पूछ रहा है, x एंड AX प्लस B कब ऑर्थोगोनल होंगे, ये कब ऑर्थोगोनल होंगे भाई। सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल के बारे में मुझे ये पता है कि अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। डेफिनेशन ये बताती है, मैं वही चेक कर लूंगा। आई बात समझ में। अगर आप वो चेक करोगे तो ये दोनों क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। अगर इनके ऊपर मैं कोई इनर प्रोडक्ट लगाना चाहूंगा तो कहां से उठा के लाऊंगा उसको, कंटिन्यूअस फंक्शंस वाला स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कर लूंगा। अगर ये कोई दे नहीं रखा तो वो क्या होता है बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into x ax plus bdx। ठीक है, ऑर्थोगोनल होगा तो ये कितना आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, ये आएगा भाई ax स्क्वायर प्लस bx, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में 0 आना चाहिए। 0 to 1 अपर लोअर लिमिट है, ये आएगा ax क्यूब बाय 3, ये a बाय 3 आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा भाई b बाय 2। ठीक है, अगर इस टाइप के होंगे तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल, नहीं तो नहीं होगा। ये भी अगर मैं निकालना चाहूं तो एक ही वेरिएबल में भी लिख सकता हूं ना इन दोनों को। तो मैं इसका मतलब क्या है, a बाय 3 इज इक्वल टू आएगा माइनस b बाय 2, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3b बाय 2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे a और b तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल x के, नहीं तो नहीं होगा। और अगर ऐसे कहते भी 4 वैल्यू 2 वैल्यू फाइंड करो तो ले लेंगे, b को कोई ले लेंगे रियल नंबर, a कुछ आ जाएगा, उस टाइप से कर देंगे ना इसको। अब एक और बात लिखता हूं मैं, ये भी कोई बताने की बात नहीं थी, अगर इसको नोट में लिखूं मैं, if VF is a n-dimensional vector space, then vector space, and if S is कंप्लीट, और इससे पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं भाई, इसकी एक लाइन छोड़ देना बस, ये एक ऐसी लाइन अगली छोड़ देना बस, इतनी छोड़ देना। complete orthonormal set of vectors from इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम IPS VF इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ इट कैन नॉट बी प्रॉपरली कंटेन्ड इन अनदर ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसका मतलब क्या है, प्रॉपरली कंटेन जो नहीं होता, कौन प्रॉपरली कंटेन नहीं होता, जो सबसे बड़ा होता है वही नहीं होता ना बस। इसका मतलब अगर कोई कह रहा है कि ये सेट जो है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसका मतलब इससे बड़ा नहीं है कोई भी। ठीक है, इसका क्या है कि अब लिखो इसकी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम आई, ये पूरा लिख लेंगे ना, इज
एन ऑर्थोनॉर्मल set of vectors from inner product space VF is complete orthonormal from VF if it cannot be contained properly। कंटेन तो कर ही जाएगा ना, किसी के अगर इक्वल हो गया तो कंटेन तो आपस में ही हो जाएगा, प्रॉपरली आएगा ना यहाँ पे, प्रॉपरली कंटेन्ड in an orthonormal set of vectors ठीक है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा ऐसा ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। इसका मतलब इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि इससे बड़ा भी कोई सेट हो जिसके सभी वेक्टर्स की एक तो नॉर्म वन दे दे और एक सभी ऑर्थोगोनल हो आपस में। ठीक है, नोट में क्या लिखवा रहा था मैं, इफ VF इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड इफ S इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट of vectors from V then cardinality of S less than equal to N। अब ये जरूरी नहीं है, ये नोट सिर्फ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल के लिए है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल के लिए तो इसलिए लिख दिया हमने क्योंकि कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल के अंदर ऑर्थोगोनल भी आ गए, ऑर्थोनॉर्मल भी आ गए और कंप्लीट तो लिख दिया हमने। अब कोई भी अगर ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा होगा भाई, एलआई होगा। वो एलआई होगा तो क्या होगा, वो या तो बेसिस बनेगा खुद या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम बेसिस में। इसका मतलब उसके अंदर या तो बेसिस के जितने वेक्टर होंगे या बेसिस से कम वेक्टर होंगे। बेसिस से फालतू वेक्टर तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज बेसिस इज द लार्जेस्ट एलआई सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये पढ़ रखा है ना हमने, तो ये इतना आ जाएगा कि भाई अगर कोई कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है मेरे पास तो वो कितना बड़ा हो जाए लेकिन डायमेंशन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आज तक कर लेना इसके ऊपर, और ये थ्योरी सारी याद होनी चाहिए आगे यूज करें तो। और कल हम करेंगे अगले लेक्चर में ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है।